नमस्कार दोस्तों, आज 12th कक्षा के दूसरे लेसन के थर्ड पार्ट का आरंभ करते हैं। थर्ड पार्ट में हम नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस प्रकार से होता है ये समझेंगे। कल तक अपन ने परागकण की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम नर युग्मकोद्भिद की परिवर्धन किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझेंगे। यदि आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, व दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लॉकडाउन में बच्चों को फ़ायदा मिल सके। और मैं आपको ये और बता देता हूँ कि हमारे वीडियो के प्रत्येक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संबंधित जो वीडियो होता है उसके नोट्स PDF में अवेलेबल कराए जाते हैं, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। अब नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है, बात करें परागकण की। परागकण होता है वह नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन है? परागकण। क्या है? परागकण। ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इसमें एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। एक स्पष्ट केंद्रक होता है। नर युग्मकोद्भिद के विकास की कुछ अवस्थाएं, जब इस नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है उसकी कुछ अवस्थाएं तो परागण से पहले हो जाती हैं और कुछ अवस्थाएं परागण के बाद में संपन्न होती हैं। परागण से पहले की बात करें हम, परागण से पहले की बात करें तो परागण से पहले परागकण का जो एक केंद्रक है ये समसूत्री विभाजन करके, कैसा विभाजन करेगा? समसूत्री विभाजन, और दो केंद्रक बनाता है। दो केंद्रक बनाएगा। अब इनके चारों ओर कोशिका झिल्ली बन जाएगी। इस तरह एक तो आकार में बड़ी व एक आकार में छोटी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका को हम कायिक कोशिका कहेंगे, बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं, और छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहा जाता है। छोटी कोशिका को क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। परागण से पहले परागकण का जो केंद्रक है वो समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रक बनाएगा। इस तरह दो कोशिका बन जाएंगी, एक आकार में बड़ी होगी, एक आकार में छोटी होगी। जो आकार में बड़ी होगी उसे हम कायिक कोशिका कहेंगे, जो आकार में छोटी होगी उसे हम जनन कोशिका कहते हैं। सामान्यतया इस द्विकोशिक अवस्था में ही, कैसी अवस्था है? दो कोशिका, एक कायिक कोशिका दूसरी जनन कोशिका, इसी द्विकोशिक अवस्था में ही परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया यानी परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक होता है। परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रक बनाया, दो केंद्रकों ने कोशिका भित्ति बना ली। इस तरह दो कोशिका बन गई, एक बड़ी कोशिका कायिक कोशिका, एक छोटी कोशिका जनन कोशिका, और इसी द्विकोशिकीय अवस्था में ही परागण की क्रिया होती है। अब हम बात करें कायिक कोशिका की। किसकी? कायिक कोशिका की। ये आकार में तो होती है बड़ी, आकार में बड़ी, तथा इसमें RNA प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। RNA प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। यह कोशिका अंकुरण के समय पराग नलिका बनाती है। क्या बनाती है? पराग नलिका। पराग नलिका कौन बनाएगी? कायिक कोशिका। जब परागकण का अंकुरण होगा उस समय पराग नलिका का निर्माण कायिक कोशिका द्वारा किया जाता है। दूसरी जनन कोशिका। दूसरी जनन कोशिका आकार में छोटी। ये आकार में कैसी होती है? छोटी होती है, जो आगे चल कर के क्या बनाती है? दो नर युग्मक आगे चलकर दो नर युग्मक बनाती है। दोबारा समझते हैं। दो कोशिका बनी, बड़ी आकार
एक कायिक कोशिका जो आकार में बड़ी है, इसमें आरएनए और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में, आगे चल के परागनलिका बनाएगी। दूसरी कोशिका आकार में छोटी, जो आगे चल करके 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। अब नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है? नर युग्मक कैसे बनते हैं? नर युग्मकों का निर्माण, नर युग्मकों का निर्माण कौन करता है? जनन कोशिका। अर्थात जनन कोशिका का जो केंद्रक है, जनन कोशिका, ये जनन कोशिका है, ये आकार में जो छोटी है ये जनन कोशिका, ये आकार में बड़ी कायिक कोशिका। ये जनन कोशिका का केंद्रक है, वो समसूत्री विभाजन करता है। केंद्रक क्या करता है? केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है। केंद्रक समसूत्री विभाजन कब करता है? परागकण के अंकुरण से ठीक पहले, परागकण के अंकुरण से ठीक पहले। और ये क्या कर लेता है? 2 बना लेता है, 2 केंद्रक बना लेता है। इन दोनों केंद्रकों को क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। कुछ पादपों में, कुछ पादप हैं जिनमें ये नर युग्मक हैं, ये नर युग्मक, कुछ पादपों में ये नर युग्मक पराग नलिका में बनते हैं। अधिकांश पौधों में तो नर युग्मक कहाँ बन जाते हैं? परागकण की केंद्रीय कोशिका में बन जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे हैं जिनमें जो ये नर युग्मक हैं ये पराग नलिका के अंदर बनते हैं। ये दोनों नर युग्मक धीरे धीरे पराग नलिका से गति करते हुए बीजांड में प्रवेश करते हैं। जैसे ये आपका क्या है? परागकण है। परागकण की ये जैसे बाह्य चोल हो गई, ये अंतःचोल, इधर से जैसे ये नलिका टाइप में बनेगी, आगे कायिक कोशिका का केंद्रक हो जाएगा, इसे पराग नलिका केंद्रक कहेंगे। और इसके पीछे ये 2 नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? 2 नर युग्मक। अब ये नर युग्मक जैसे जैसे पराग नलिका आगे बढ़ती जाएगी, पराग नलिका से धीरे धीरे आगे बीजांड में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक जो नर युग्मक है वो कैसा होता है? प्रत्येक नर युग्मक एक कोशिक कैसा होता है? एक कोशिक होता है। दूसरी बात, अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है। और तीसरा, एक केंद्रकी होता है। यानी इसमें एक केंद्रकी होता है। दो नर युग्मक हैं, इनमें से प्रत्येक एक कोशिक, अगुणित और एक केंद्रकी होता है। दोबारा से समझते हैं नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। जनन कोशिका का केंद्रकीय समसूत्री विभाजन करके 2 भागों में टूट जाता है। ये 2 क्या बना लेते हैं आगे चल के? नर युग्मक। अधिकांश पौधों में, अधिकांश पादपों में नर युग्मकों के निर्माण की क्रिया पराग नलिका के बनने से पहले या पराग कणों के अंकुरण से पहले ही हो जाता है। लेकिन कुछ पादपों में नर युग्मकों का निर्माण इस पराग नलिका के अंदर होता है। पराग नलिका के अंदर जब पराग नलिका बनती है तो कायिक कोशिका का केंद्रक, इस कोशिका का ये केंद्रक आगे आ जाता है, जिसे हम पराग नलिका केंद्रक बोलेंगे। और ये जो जनन कोशिका के जो ये 2 केंद्रक बने हैं ये पराग नलिका में आ जाते हैं। अब इनको क्या कहा जाएगा? नर युग्मक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है अपना अंडप। अंडप या फिर इसको बोलते हैं गुरु बीजाणुपरण। जैसे लघु बीजाणुपरण आई थी वैसे ही अब ये गुरु बीजाणुपरण। हाँ भाई, आवृत बीजियों में जो मादा जननांग को हम क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। आवृत बीजियों में मादा जननांग को क्या कहा जाता है? जायांग कहा जाता है। और जायांग क्या है? एक या अधिक, जायांग होता है वो एक या अधिक
अंडकों से मिलकर के बना होता है। जायांग एक या अधिक अंडकों से मिलकर के बना होता है। अंडक बीजांड धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण है। ये अंडक है, ये बीजांडों को धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। भाई मादा जननांग क्या है? जायांग है। जायांग एक या अधिक अंडकों से मिलके बना है, और अंडक क्या है? वो बीजांड को धारण करने वाली एक रूपांतरित पर्ण है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। अब देखो, एक ही जायांग में, एक ही जायांग के अंदर यदि अंडकों की संख्या अगर एक है, अंडक कितने हैं? एक हैं, तो उसे एकांडपी कहेंगे। क्या कहेंगे? एकांडपी। और अंडकों की संख्या एक से अधिक है, यानी 2 या कुछ भी इंफिनिटी एक से अधिक है, तो उसे हम बहुअंडपी जायांग कहते हैं। जायांग के अंदर अंडकों की संख्या एक है तो उसे एकांडपी जायांग, और अंडकों की संख्या एक से अधिक होती है तो उसे बहुअंडपी जायांग कहते हैं। यदि बहुअंडपी जायांग के अंदर जो अंडक हैं आपस में जुड़े हुए हो, आपस में क्या हो? जुड़े हो, तो उसे युक्तांडपी कैसा जायांग कहेंगे? युक्तांडपी जायांग कहेंगे। और यदि अंडक आपस में नहीं जुड़े हो तो उसे वियुक्तांडपी जायांग कहते हैं। कैसा जायांग कहेंगे? वियुक्तांडपी। यानी अगर जायांग के अंदर अंडकों की संख्या एक है तो एकांडपी, और अंडकों की संख्या एक से अधिक होगी तो उसे हम बहुअंडपी जायांग कहेंगे। और बहुअंडपी जायांग के अंडक यदि आपस में जुड़े होंगे तो उसे युक्तांडपी जायांग कहा जाएगा, और यदि अलग अलग होंगे तो उसे हम वियुक्तांडपी जायांग कहते हैं। अब बात करें हम स्त्री केशर की। किसकी? स्त्री केशर या अंडक की हम बात कर रहे हैं। तो एक अंडक की जैसे हम संरचना बनाते हैं तो अंडक की संरचना ठीक इस प्रकार से होती है। ये अंडक की संरचना है। ये नीचे का आधारी फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय। ये वाला वर्तिका, और इस भाग को हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। हाँ भाई, अब क्या कहेंगे? अंडाशय जायांग का सबसे निचला फूला हुआ भाग है जिसमें अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं? अंडाकार संरचना पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। बीजांड को दूसरा नाम क्या है? गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी भी कहा जाता है। बीजांड को हम क्या भी कह सकते हैं? गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। बीजांड जिस व्रंतनुमा संरचना से, बीजांड जिस व्रंतनुमा संरचना से, जैसे हम एक बीजांड की संरचना की बात करें तो बीजांड इस प्रकार से होता है और इस तरह से इस व्रंतनुमा संरचना से जुड़ा होता है, उसे हम बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड व्रंत जिस जगह से बीजांड से जुड़ता है, बीजांड व्रंत है जिस जगह से बीजांड से जुड़ता है उसे हम नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। बीजांड व्रंत के जुड़ाव स्थल पर कई बार एक उभरी हुई संरचना, इस प्रकार से उभरी हुई संरचना बन जाती है जिसे रेफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेफी। दोबारा से समझो, बीजांड
जो ये अंडाशय के अंदर गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड जिस व्रंत नुमा संरचना से जुड़ा होता है उसे बीजांड व्रंत कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? बीजांड व्रंत। और बीजांड व्रंत जिस जगह से बीजांड से जुड़ा होता है उसे हम नाभिका कहते हैं। और बीजांड व्रंत के जुड़ाव स्थल पर क्या पाया जाता है? एक उभरी हुई संरचना। इस प्रकार से एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे हम रेफी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफी कहते हैं। फिर ये जो वर्तिका है, अंडाशय के ऊपर पाई जाने वाली एक नलिका नुमा संरचना होती है जो पराग नलिका को, यहाँ से परागकण डलेगा और ये पराग नलिका बनेगी तो उस पराग नलिका के लिए रास्ता प्रदान करती है, पथ प्रदान करती है। वर्तिका का शीर्ष भाग, ये वाला वर्तिका, इसका शीर्ष भाग एक प्याले नुमा होता है। कैसा होता है? प्याले नुमा, कीप नुमा होता है, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, जो परागण के समय परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करती है। अब नेक्स्ट हम बीजांड की संरचना की बात करें। किसकी? बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना अभी अपन ने बनाई थी बीजांड की संरचना। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें बीजांड परिपक्व अवस्था में कैसा होता है? लगभग गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। इसका मुख्य भाग है वो मृदुतकी कोशिकाओं से बना होता है। ये वाला भाग है वो मृदुतकी कोशिकाओं से बना हुआ रहता है। ये जैसे ये बीज, ये वाला भाग है वो मृदुतकी कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम बीजांड काय कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय कहते हैं। इस पर एक या दो परतीय आवरण पाया जाता है। एक या एक से ज्यादा परत का एक या दो परतीय आवरण पाया जाता है, जिन आवरणों को हम अध्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यावरण बोलते हैं। बाह्य परत को, इसकी बाह्य लेयर है उसको बाह्य अध्यावरण, भीतर वाले को अंत अध्यावरण। अध्यावरण है एक या दो परत का तो बाह्य परत है उसे बाह्य अध्यावरण, और अंदर वाला है उसे अंत अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण की संख्या के आधार पर भी बीजांड कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। बीजांड कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। जैसे द्विअध्यावरणी। द्विअध्यावरणी का मतलब यानी अध्यावरण कितने हो? 2। कितने अध्यावरण? 2 अध्यावरण, बाह्य और अंत। एक अध्यावरणी जिसमें अध्यावरण कितना हो? 1। और तीसरा होता है अध्यावरणी, यानी जिसके ऊपर अध्यावरण नहीं पाया जाए। अध्यावरण नहीं पाया जाए। अध्यावरण है वो बीजांड को पूर्ण रूप से चारों ओर से नहीं ढकते। जैसे हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं, अपने बुक का एक डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, यानी अध्यावरण है बीजांड को पूर्ण रूप से नहीं ढकते। जहां पे अध्यावरण नहीं पाया जाता, जहां पे ये वाला अध्यावरण नहीं पाया जा रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं? बीजांड द्वार कह रहे हैं। जहां पे अध्यावरण नहीं पाया जा रहा, ये अध्यावरण की परतें हैं, ये नहीं पाई जा रही, उसे हम क्या कह रहे हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार का जो आधारी भाग है, इस भाग को, ये बीजांड द्वार है, इसका आधारी भाग ये वाला भाग है, इसको हम निभाग कहते हैं। ये बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार का आधारी भाग निभाग कहलाता है। निभाग में अध्यावरणों का निर्माण होता है। बीजांड द्वार की ओर मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूणकोश पाया जाता है। ये वाला भ्रूणकोश है, इस भाग को क्या बोलेंगे अपन? भ्रूणकोश बोलेंगे। बीजांड द्वार की ओर मादा युग्मकोद्भिद के रूप में क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश पाया जाता है। अब हम भ्रूणकोश के अंदर देखें, जैसे ये भ्रूणकोश है, ये वाला, इस भ्रूणकोश में ऐसे 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं। 3 कोशिकाएं किधर हैं? बीजांड द्वार की ओर। ऐसे 1 2 3 कोशिकाएं। इनको सम्मिलित रूप से, पूरे की पूरे को, तीनों को सम्मिलित रूप से अंड उपकरण कहते हैं।
क्या कहते हैं? अंड उपकरण। अंड उपकरण कहा जाता है। अंड उपकरण में क्या है? दो तो सहायक कोशिकाएं, ये नीचे की ओर पार्श्व में है ना, इनको तो सहाय या सहायक बोल देते हैं, सहायक कोशिकाएं। और एक ये जो बड़ी होती है आकार में, जो बड़ी होती है, जैसे हम एक दूसरा इसको अपन यहां ऐसे बना लेते हैं, ये दो कोशिकाएं, इनको तो हम सहायक कोशिका कहेंगे, इसको हम अंड कोशिका बोलते हैं। और इन दोनों को अंड उपकरण कहा जाता है, अंड उपकरण कहा जाता है या अंड समुच्चय कह सकते हैं। हाँ भाई, तो भ्रूणकोश के अंदर दो छोटी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? सहायक कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर, और एक बड़ी कोशिका जो होती है उसे हम अंड कोशिका कहते हैं। निभाग की ओर भी 3 कोशिकाओं का समूह होता है, ये निभाग वाला साइड है ना, इधर भी 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इनको हम एंटीपोडाल कोशिकाएं या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडाल सेल कहा जाता है। भ्रूणकोश के मध्य में केंद्रीय कोशिका, अब इस कोशिका को हम केंद्रीय कोशिका कहेंगे। केंद्रीय कोशिका होती है, ये कौन सी कोशिका है? केंद्रीय कोशिका। और केंद्रीय कोशिका के मध्य में क्या पाए जाते हैं? 2 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं, 2 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं, जो निषेचन से पहले संयुक्त होकर क्या बना लेते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक बना लेते हैं, द्वितीयक केंद्रक बना लेते हैं। इस तरह एक परिपक्व भ्रूणकोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था में होता है। हाँ भाई, बीजांड की संरचना की बात करें, बीजांड की संरचना के अंदर बीजांड है वो एक या अधिक अध्यावरणों से घिरा होता है। बाहर वाले को बाह्य अध्यावरण, अंदर वाले को अंतः अध्यावरण कहा जाता है। भ्रूणकोश के अंदर हम देखें, निभाग की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय में 2 पार्श्वीय कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं और एक बड़ी जो कोशिका होती है उसको अंड कोशिका कहा जाता है। और निभाग की ओर 3 कोशिकाओं का समूह है, जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। एक बीच में केंद्रीय कोशिका होती है, केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियस बोल सकते हैं, ये निषेचन से पहले आपस में जुड़ करके द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस तरह कोशिका कितनी हो गई? 3 तो ये 3 ये 6 और एक केंद्रीय कोशिका 7, अर्थात 7 तो कोशिका हो गई। और केंद्रक 3 और 3 इनके 6 और 2 8, 7 कोशिका व 8 केंद्रक। यानी अगर आपसे कोई पूछे एक परिपक्व भ्रूणकोश किस अवस्था में होता है, तो आप कहोगे 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था के अंदर भ्रूणकोश होता है। अब हम बीजांड के प्रकार पढ़ते हैं। बीजांड के प्रकार, बीजांड कितने प्रकार का होता है? हाँ भाई, देखिए, बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर, यानी ये इधर वाला, जैसे ये बीजांड द्वार हो गए और ये निभाग हो गए, इसकी स्थिति के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। बीजांड कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। पहला देखें, ऋजु बीजांड। कैसा बीजांड? ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड में क्या होता है भाई? इस बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड व्रंत, देखिए तो इस प्रकार से, ये तो बीजांड द्वार हो गया, ये वाला तो बीजांड द्वार, इसके जस्ट नीचे ये निभाग हो गए और ये बीजांड व्रंत हो गया।
ये बीजांड व्रंत हो गए। बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड व्रंत एक सीधी रेखा में होते हैं। कैसे होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं। तो ऐसे बीजांडों को हम क्या कहेंगे? ऋजु बीजांड। ये किन में पाए जाते हैं? पोलीगोनेसी, पाइपेरेसी और अधिकांश जिम्नोस्पर्मों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। यानी ऋजु बीजांड क्या है? ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत क्या हो? एक सीधी रेखा में हो। तो ऐसे बीजांड को ऋजु बीजांड कहते हैं। किन में पाया जाता है? पोलीगोनेसी कुल के पौधों में, पाइपेरेसी कुल के पौधों में और अधिकांश जिम्नोस्पर्मों में ऋजु प्रकार का बीजांड पाया जाता है। दूसरा आता है प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड, इस बीजांड में बीजांड व्रंत है वो वृद्धि करके 180 डिग्री पे ऐसे घूम जाएगा। ये ऐसे यूं घूम जाएगा, 180 डिग्री के ऊपर घूम जाता है। घूम करके इसको उल्टा कर देता है। इसमें बीजांड द्वार एवं निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। देखो एक बार समझते हैं अपन, इसको ऐसे घुमा दें, इसको ऐसे घुमा दें तो ये इस प्रकार से बन जाता है। ये बीजांड द्वार हो गए, ये बीजांड द्वार हो गया और ये निभाग हो गया। ये घूम गया 180 डिग्री के ऊपर। तो ऐसे बीजांड को क्या कहेंगे? हाँ भाई, प्रतीप बीजांड कहेंगे। क्या कहेंगे? और अधिकांश आवृत बीजियों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। कैसा? प्रतीप प्रकार का। यानी इस बीजांड के अंदर ये जैसे ये ऋजु बीजांड था, इसको ऐसे घुमा दे, यहाँ से ऐसे घुमा दे तो ये वाला हिस्सा है वो ये घूम करके नीचे आ जाता है। ठीक है, 180 डिग्री पे घूम गया। इस वजह से ये अलग अलग, ये तो एक रेखा में रहेंगे लेकिन ये अलग हो जाता है। तीसरा देखें हम, वक्र बीजांड। कैसा बीजांड? वक्र बीजांड। इस बीजांड के अंदर, इस बीजांड में बीजांड द्वार एवं निभाग सीधी रेखा में नहीं होते। कौन कौन? बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में नहीं होते। बीजांड में वक्रता के कारण निभाग है वो बीजांड व्रंत के समकोण पर पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? बीजांड व्रंत के समकोण पर पाया जाता है। समकोण पर पाया जाता है। इसका बीजांडकाय एवं भ्रूणकोश घोड़े के नाल की भांति मुड़ जाते हैं। घोड़े के नाल की भांति मुड़ जाते हैं। जैसे एक बार हम देखें इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ये यूं मुड़ जाएगा। ये इस प्रकार से ऐसे मुड़ जाएगा। ये घोड़े के नाल की भांति, घोड़े की नाल होती है ना इस प्रकार से, उसकी तरह ये ऐसे मुड़ जाता है। ऐसा जो बीजांड है वो क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी, किनमें? क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। यानी सरसों में और मटर वगैरह में इस तरह का बीजांड पाया जाता है। चौथा हम देखें तो अनुप्रस्थ बीजांड। कैसा बीजांड? अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड में ये बीजांड अनुप्रस्थ होते हैं। कैसे होते हैं? अनुप्रस्थ होते हैं। बीजांडकाय, बीजांड द्वार एवं निभाग बीजांड व्रंत के साथ समकोण पर पाए जाते हैं। कौन कौन? बीजांडकाय, बीजांड द्वार और
निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर पाए जाते हैं। कैसे समकोण पे पाए जाएंगे, देखो अब हम देखना एक बार, इस तरह से, इस तरह का होता है। ये बीजांड द्वार है, ये वाला, ये निभाग हो गया, ये इसके ऐसे समकोण पे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, ऐसे समकोण के ऊपर, समकोण पर पाए जाते हैं। तो ऐसों को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ बीजांड। ये एलिसमेसी और ब्यूटोमेसी कुल के पौधों में पाए जाते हैं। एलिसमेसी और ब्यूटोमेसी, एलिसमेसी और ब्यूटोमेसी कुल के पौधों में इस तरह का बीजांड पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अर्ध प्रतीप बीजांड। अर्ध प्रतीप बीजांड, जब बीजांड में बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में पाए जाएं। कैसे पाए जाएं, एक क्षैतिज रेखा में पाए जाएं। कौन कौन, बीजांड द्वार निभाग किसमें पाए जाएं, क्षैतिज रेखा में पाए जाएं, एवं बीजांड वृंत इनके समकोण पे हो। बीजांड वृंत इनके क्या हो, समकोण पे। ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा इस तरह का बीजांड। इस तरह का बीजांड क्या कहलाएगा, अर्ध प्रतीप बीजांड कहलाता है। ये रेननकुलेसी एवं प्रीमूलेसी, रेननकुलेसी और प्रीमूलेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। पांचवा नंबर हो गया। और छठे नंबर का आता है कुंडलित बीजांड। कैसा बीजांड, कुंडलित बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा होकर के क्या हो जाता है, कुंडलित हो जाता है और 360 डिग्री के कोण पे पूरा का पूरा घूम जाता है। जैसे हम बात करें कि भाई ये इस तरह से ऐसे यहाँ से और यूं पूरा का पूरा घूम जाएगा बीजांड। अब इसके अंदर ये इधर तो क्या होगा, बीजांड द्वार होगा, ऐसे। ये पूरा का पूरा यहां से लेके ऐसे घूम गए, पूरा यहां से स्टार्ट हुआ घूमना और ऐसे घूम गए। ठीक है, तो 360 डिग्री के कोण के ऊपर घूम जाता है। ये इधर बीजांड द्वार है और ये निभाग है। होना तो चाहिए था ये ऐसे, लेकिन ये और ऐसे घूम गए, अत्यधिक कुंडलित हो गए। तो ऐसा बीजांड प्लम्बेजिनेसी एवं कैक्टस वगैरह में ऐसा पाया जाता है। हाँ, तो अपन देखते हैं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास के बारे में। भाई जायांग है, वो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। जायांग है, एक अंडपी है, तो उसे एक या अधिक अंडकों से मिलकर बना हुआ है, उसे हम गुरु बीजाणु पर्ण या अंडक कहते हैं। अगर जायांग के अंदर एक अंडक पाया जाए तो उसे एकांडपी, एक से अधिक अंडक पाए जाए तो उसे बहुअंडपी जायांग कहते हैं। अंडक आपस में जुड़े हों, यानी दो बहुअंडपी जायांग के अंदर आपस में अंडक जुड़े हों तो युक्तांडपी, और अलग अलग हों तो वियुक्तांडपी। स्त्री केसर की बात करें, 3 भाग हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय नीचे का आधारी फूला हुआ भाग जिसमें बीजांड या गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है। वर्तिका नलिकानुमा भाग, वर्तिकाग्र ऊपर का कीपनुमा भाग होता है। फिर हम बात कर रहे थे बीजांड की संरचना के बारे में। तो बीजांड की संरचना के बारे में बात करें तो बीजांड के चारों ओर अध्यावरण पाया जाता है। बाह्य परत को बाह्य अध्यावरण, भीतरी परत को अंत अध्यावरण कहते हैं।
अब अध्यावरण के आधार पे बीजांड कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अगर 2 अध्यावरण की परतें हो तो द्विअध्यावरणी, एक हो तो एक अध्यावरणी और नहीं हो तो अध्यावरणी बीजांड कहा जाता है। बीजांड के अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के अंदर बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय में 2 सहायक कोशिका होती हैं, एक अंड कोशिका होती है। निभाग की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। एक कोशिका केंद्रीय कोशिका को कहलाती है जिसमें 2 द्वितीयक केंद्रक होते हैं। इस तरह परिपक्व जो भ्रूणकोश है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था में होता है। बीजांड मतलब स्थिति के आधार पर कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। जब बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक सीधी रेखा में हो तो ऋजु बीजांड, ये किसमें? पॉलीगोनेसी, पाइपेरेसी और अधिकांश जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। प्रतीप बीजांड में भाई ये 180 डिग्री के ऊपर घूम जाता है। ये ऐसे था, ये 180 डिग्री के ऊपर ऐसे घूम गया। अधिकांश आवर्तबीजियों में ऐसा पाया जाता है। वक्र बीजांड में जो ये अंदर का बीजांड है, या इसको हम भ्रूणकोश कह सकते हैं, भ्रूणकोश है, वो घोड़े के नाल की भांति मुड़ जाता है। ऐसा किसमें होता है? क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में। अनुप्रस्थ बीजांड में ये समकोण के ऊपर स्थित होते हैं। कौन कौन? बीजांड द्वार और निभाग बीजांड व्रंत के समकोण पर होते हैं। यह एलिसमेसी और ब्यूटेमेसी कुल में पाया जाता है। अर्ध प्रतीप बीजांड है, उनमें ये सीधी रेखा में तो ये स्थित होते हैं और इनके समकोण के ऊपर बिल्कुल, देखो यहाँ इधर भी इतनी जगह, इधर भी इतनी जगह, तो रेननकुलेसी और प्रीमुलेसी। और कुंडलित बीजांड में ये 360 डिग्री के ऊपर ये जो है ये पूरा घूम जाता है। ये प्लम्बेजिनेसी और कैक्टेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले पार्ट में मिलते हैं। आगे का जो टॉपिक है उसको अगले पार्ट में समझते हैं। इस पार्ट से संबंधित जो नोट्स हैं वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, जहां से आप उनको PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या उनकी फोटोकॉपी करा सकते हैं।